खत्री कौन कायस्थ। नहाकर वे आ रहे थे और दुर्गा सप्तशती का कोई श्लोक गुनगुना रहे थे। कपूर को देखा तो रुक गए और बोले, हेलो, हो गया वह टाइप? जी हाँ। कहाँ कराया टाइप? मिस टिक्रूज के यहाँ। अच्छा। वह लड़की अच्छी है। अब तो बहुत बड़ी हुई होगी। अभी शादी नहीं हुई। मैंने तो सोचा वह मिले या न मिले। नहीं, वह यही है। शादी हुई, फिर तलाक हो गया। अरे, तो अकेले रहती है? नहीं, अपने भाई के साथ है, बटी के साथ। अच्छा। और बटी की पत्नी अच्छी तरह है? वह मर गई। राम राम, तब तो घर ही बदल गया होगा। पापा, पूजा के लिए सब बिछा दिया है। सहसा सुधा बोली। अच्छा बेटी, अच्छा चंदर, मैं पूजा कर आऊं जल्दी से। तुम चाय पी चुके? जी हाँ। अच्छा, तो मेरी मेज पर एक चार्ट है, जरा इसको ठीक तो कर दो तब तक। मैं अभी आया। चंदर स्टडी रूम में गया और मेज पर बैठ गया। कोट उतारकर उसने खूंटी पर टांग दिया और नक्शा देखने लगा। पास में एक चीनी की प्याली में चाइना इंक रखी थी और मेज पर पानी। उसने 2 बूंद पानी डालकर चाइना इंक घिसनी शुरू की। इतने में सुधा कमरे में दाखिल। सुनो। उसने चारों ओर देखकर बड़े सशंकित स्वरों में कहा और फिर झुककर चंदर के कान के पास मुंह लगाकर कहा, चावल की नानखटाई खाओगे? ये क्या बला है? चंदर ने इंक घिसते घिसते पूछा। बड़ी अच्छी चीज होती है, पापा को बहुत अच्छी लगती है। आज हमने सुबह अपने हाथ से बनाई थी। इंक खाओगे? सुधा ने बड़े दुलार से पूछा। ले आओ, चंदर ने कहा। ले आए हम लो। और सुधा ने अपने आंचल में लिपटी हुई 2 नानखटाई निकालकर मेज पर रख दी। अरे, तश्तरी में क्यों नहीं लाई? सब धोती में घी लग गया। इतनी बड़ी हो गई, शौर नहीं जरा सा। चंदर ने बिगड़ कर कहा। छिपा करके लाए हैं, फिर ये सक्री होती हैं कि नहीं? चौके के बाहर कैसे लाते? तुम्हारे लिए तो लाए हैं और तुम ही बिगड़ रहे हो। अंधे को नून दो, अंधा कहे मेरी आंखें फोड़ी। सुधा ने मुंह बनाकर कहा, खाना है कि नहीं? हाथ में तो हमारे स्याही लगी है। चंदर बोला, हम अपने हाथ से नहीं खिलाएंगे, हमारा हाथ जूठा हो जाएगा और राम राम। पता नहीं तुम रेस्तरां में मुसलमान के हाथ का खाते होगे। थू थू। चंदर हंस पड़ा सुधा की इस बात पर और उसने पानी में हाथ डुबोकर बिना पूछे सुधा के आंचल में हाथ पोंछ दिए स्याही के और बेतकल्लुफी से नानखटाई उठाकर खाने लगा। बस अब धोती का किनारा रंग दिया और यही पहनना है हमें दिन भर। सुधा ने बिगड़ कर कहा। खुद नानखटाई छिपाकर लाई और घी लग गया तो कुछ नहीं और हमने स्याही पोंछ दी तो मुंह बिगड़ गया। चंदर ने मैपिंग पेन में इंक लगाते हुए कहा। हाँ, अभी पापा देखें तो और बिगड़े की धोती में घी स्याही सब लगाए रहती है। तुम्हें क्या? और उसने स्याही लगा हुआ छोर कसकर कमर में खोंज लिया। शेफ वही घी में तर छोड़ कमर में खोंज लिया। गंदी कहीं की। चंदर ने चार्ट की लाइनें ठीक करते हुए कहा। गंदी हैं तो तुमसे मतलब। और मुंह चिढ़ाते हुए सुधा कमरे से बाहर चली गई। चंदर चुपचाप बैठा चार्ट दुरुस्त करता रहा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिला बलिया, आजमगढ़, बस्ती, बनारस आदि में बच्चों की मृत्यु संख्या का ग्राफ बनाना था और एक और उनके नक्शे पर बिंदुओं की एक सघनता से मृत्यु संख्या का निर्देश करना था। चंदर की एक आदत थी, वह काम में लगता था तो भूत की तरह लगता था। फिर उसे दीन दुनिया किसी की खबर नहीं रहती थी।
खाना पीना, तन बदन, किसी का होश नहीं रहता था। इसका एक कारण था। चंदर उन लड़कों में से था जिनकी जिंदगी बाहर से बहुत हल्की फुल्की होते हुए भी अंदर से बहुत गंभीर और अर्थमय होती है, जिनके सामने एक स्पष्ट उद्देश्य, एक लक्ष्य होता है। बाहर से चाहे जैसे होने पर भी अपने आंतरिक सत्य के प्रति घोर ईमानदारी, यह इन लोगों की विशेषता होती है, और सारी दुनिया के प्रति अगंभीर और उच्छृंखल होने पर भी जो चीजें इनकी लक्ष्य परिधि में आ जाती हैं, उनके प्रति उनकी गंभीरता, साधना और पूजा बन जाती है। इसलिए बाहर से इतना व्यक्तिवादी और सारी दुनिया के प्रति निरपेक्ष और लापरवाह दिखने पर भी वह अंतरतम से समाज और युग और अपने आसपास के जीवन और व्यक्तियों के प्रति अपने को बेहद उत्तरदायी अनुभव करता था। वह देशभक्त भी था और शायद समाजवादी भी, पर अपने तरीके से। वह खद्दर नहीं पहनता था, कांग्रेस का सदस्य नहीं था, जेल नहीं गया था, फिर भी वह अपने देश को प्यार करता था। बेहद प्यार। उसकी देशभक्ति, उसका समाजवाद, सभी उसके अध्ययन और खोज में समा गया था। वह यह जानता था कि समाज के सभी स्तंभों का स्थान अपना अलग होता है। अगर सभी मंदिर के कंगूरे का फूल बनने की कोशिश करने लगे तो नींव की ईंट और सीढ़ी का पत्थर कौन बनेगा? और वह जानता था कि अर्थशास्त्र वह पत्थर है जिस पर समाज के सारे भवन का बोझ है। और उसने निश्चय किया था कि अपने देश, अपने युग के आर्थिक पहलू को वह खूब अच्छी तरह से अपने ढंग से विश्लेषण करके देखेगा, और उसे आशा थी कि वह एक दिन ऐसा समाधान खोज निकालेगा कि मानव की बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी, और आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में अगर आदमी खूंखार जानवर बन गया है तो एक दिन दुनिया उसकी एक आवाज पर देवता बन सकेगी। इसलिए जब वह बैठकर कानपुर की मिलों के मजदूरों के वेतन का चार्ट बनाता था, या उपयुक्त साधनों के अभाव में मर जाने वाली गरीब औरतों और बच्चों का लेखा जोखा करता था, तो उसके सामने अपना करियर, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी डिग्री का सपना नहीं होता था। उसके मन में उस वक्त वैसा संतोष होता था जो किसी पुजारी के मन में होता है जब वह अपने देवता की अर्चना के लिए धूप दीप नैवेद्य सजाता है। बल्कि चंदर थोड़ा भावुक था एक बार तो जब चंदर ने अपने रिसर्च के सिलसिले में यह पढ़ा कि अंग्रेजों ने अपनी पूंजी लगाने और अपना व्यापार फैलाने के लिए किस तरह मुर्शिदाबाद से लेकर रोहतक तक हिंदुस्तान के गरीब से गरीब और अमीर से अमीर बाशिंदे को अमानुषिकता से लूटा, तब वह फूट फूट कर रो पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद उसने राजनीति में कभी डूबकर हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उसने देखा कि उसके जो भी मित्र राजनीति में गए, वे थोड़े दिन बाद बहुत प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा पा गए मगर आदमियत खो बैठे। अपने अर्थशास्त्र के बावजूद वह यह समझता था कि आदमी की जिंदगी सिर्फ आर्थिक पहलू तक सीमित नहीं, और वह यह भी समझता था कि जीवन को सुधारने के लिए सिर्फ आर्थिक ढांचा बदल देने भर की जरूरत नहीं है। उसके लिए आदमी का सुधार करना होगा, व्यक्ति का सुधार करना होगा। वरना एक भरे पूरे और वैभवशाली समाज में भी आज के से अस्वस्थ और पार्श्विक वृत्तियों वाले व्यक्ति रहेंगे तो दुनिया ऐसी ही लगेगी जैसे एक खूबसूरत सजा सजाया महल जिसमें कीड़े और राक्षस रहते हों। वह यह भी समझता था कि वह जिस तरह की दुनिया का सपना देखता, वह दुनिया आज किसी भी एक राजनीतिक क्रांति या किसी भी विशेष पार्टी की सहायता मात्र से नहीं बन सकती है। उसके लिए आदमी को अपने को बदलना होगा, किसी समाज को बदलने से काम नहीं चलेगा।
इसलिए वह अपने व्यक्ति के संसार में निरंतर लगा रहता था और समाज के आर्थिक पहलू को समझने की कोशिश करता रहता था। यही कारण है कि अपने जीवन में आने वाले व्यक्तियों के प्रति वह बेहद ईमानदार रहता था और अपने अध्ययन और काम के प्रति वह सचेत और जागरूक रहता था और वह अच्छी तरह समझता था कि इस तरह वह दुनिया को उस ओर बढ़ाने में थोड़ी सी मदद कर रहा है। चूंकि अपने में भी वह सत्य की वही चिनगारी पाता था, इसलिए कवि या दार्शनिक न होते हुए भी वह इतना भावुक, इतना दृढ़ चरित्र, इतना सशक्त और इतना गंभीर था और काम तो अपना वह इस तरह करता था जैसे वह किसी की एकाग्र उपासना कर रहा हो। इसलिए जब वह चार्ट के नक्शे पर कलम चला रहा था तो उसे मालूम नहीं हुआ कि कितनी देर से डॉक्टर शुक्ला आकर उसके पीछे खड़े हो गए। वाह, नक्शे पर तो तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा चलता है। बहुत अच्छा। अब उसे रहने दो। लाओ, देखें तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। आज तो इतवार है न? डॉक्टर शुक्ला पास की कुर्सी पर बैठकर बोले, चंदर, आजकल मैं एक किताब लिखने की सोच रहा हूँ। मैंने सोचा कि भारतवर्ष की जाति व्यवस्था का नए वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन और विश्लेषण किया जाए। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? व्यर्थ है। जो व्यवस्था आज नहीं तो कल चूर चूर होने जा रही है, उसके बारे में तुमार बांधना और समय बर्बाद करना बेकार है। चंदर ने बहुत आत्मविश्वास से कहा, यही तो तुम लोगों में खराबी है। कुछ थोड़ी सी खराबियां जाति व्यवस्था की देख ली और उसके खिलाफ हो गए। एक रिसर्च स्कॉलर का दृष्टिकोण ही दूसरा होना चाहिए। फिर हमारे भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं को तो बहुत ही सावधानी से समझने की आवश्यकता है। यह समझ लो कि मानव जाति दुर्बल नहीं है। अपने विकास क्रम में वह उन्हीं संस्थाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं को रहने देती है जो उसके अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक होती है। अगर वे आवश्यक न हुई तो मानव उससे छुटकारा मांग लेता है। यह जाति व्यवस्था जाने कितने सालों से हिंदुस्तान में कायम है, क्या यही इस बात का प्रमाण नहीं कि यह बहुत सशक्त है, अपने में बहुत जरूरी है? अरे हिंदुस्तान की भली चलाई। चंदर बोला, हिंदुस्तान में तो गुलामी कितने दिनों से कायम है, तो क्या वह भी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। डॉक्टर शुक्ला बोले, मुझे भी हिंदुस्तान पर गर्व है। मैंने कभी कांग्रेस का काम किया, लेकिन मैं इसे नतीजे पर पहुंचा हूं कि ज़रा सी आज़ादी अगर मिलती है हिंदुस्तानियों को तो वे उसका भरपूर दुरुपयोग करने से बाज नहीं आते और कभी भी ये लोग अच्छे शासक नहीं निकलेंगे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। हिंदुस्तानियों को ऐसा बना दिया है अंग्रेजों ने, वरना हिंदुस्तान ने ही तो चंद्रगुप्त और अशोक पैदा किए थे। और रही जाति व्यवस्था की बात, तो मुझे तो स्पष्ट दिख रहा है कि जाति व्यवस्था टूट रही है। कपूर बोला, रोटी बेटी की कैद थी। रोटी की कैद तो करीब करीब टूट गई, अब बेटी की कैद भी। ब्याह शादियां भी दो एक पीढ़ी के बाद स्वच्छंदता से होने लगेंगी। अगर ऐसा होगा तो बहुत गलत होगा। इससे जातिगत पतन होता है। ब्याह शादी को कम से कम मैं भावना की दृष्टि से नहीं देखता। यह एक सामाजिक तथ्य है और उसी दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। शादी में सबसे बड़ी बात होती है सांस्कृतिक समानता। और जब अलग अलग जाति में अलग अलग रीति रिवाज हैं तो एक जाति की लड़की दूसरी जाति में जाकर कभी भी अपने को ठीक से संतुलित नहीं कर सकती।
और फिर एक बनिया की व्यापारिक प्रवृत्तियों की लड़की और एक ब्राह्मण का अध्ययन वृत्ति का लड़का, इनकी संतान न इधर विकास कर सकती है न उधर। यह तो सामाजिक व्यवस्था को व्यर्थ के लिए असंतुलित करना हुआ। हाँ, लेकिन विवाह को आप केवल समाज के दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं? व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी देखिए। अगर दो विभिन्न जाति के लड़के लड़की अपना मानसिक संतुलन ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं तो क्यों न विवाह की इजाज़त दी जाए? ओह, एक व्यक्ति के सुझाव के लिए हम समाज को क्यों नुकसान पहुंचाएं? और इसका क्या निश्चय कि विवाह के समय यदि दोनों में मानसिक संतुलन है तो विवाह के बाद भी रहेगा ही। मानसिक संतुलन और प्रेम जितना अपने मन पर आधारित होता है उतना ही बाहरी परिस्थितियों पर। क्या जाने ब्याह के वक्त की परिस्थिति का दोनों के मन पर कितना प्रभाव है और उसके बाद संतुलन रह पाता है या नहीं। और मैंने तो लव मैरिजेज प्रेम विवाह को असफल ही होते देखा है। बोलो है या नहीं? डॉक्टर शुक्ला ने कहा।